लंबे अरसे से लेकर इंडिया ने मालदीव की सियासत को अपने चुंगल में जकड़े रखा और एक तरह से मालदीव की सियासत इंडिया की प्रिजन में बंद रही। काफी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना कि लीडरशिप जो होती है वो हमेशा क्राइसिस के अंदर जन्म लेती है। जब भी मुल्क के अंदर लीडरशिप का क्राइसिस पैदा होता है और सूरत हाल जब खराब से खराबतर होती जाती है तो तब उस मुल्क के अंदर लीडरशिप जन्म लेती है। और मालदीव के अंदर भी हालिया दिनों में दुनिया ने देखा कि एक ऐसा ही तारीखी लीडर इमर्ज हुआ और उसने मुल्क का सिस्टम ही चेंज करके रख दिया है। और मालदीव एक तरह के सॉफ्ट रिवॉल्यूशन से गुजरा है। एक इनकलाब मालदीव के अंदर आप कह सकते हैं कि वो बंदा लेकर आ गया है और खामोशी के साथ लेकर आया है। इनकलाब वैसे तो काफी डिस्टेबलाइजिंग किस्म का टर्म है, क्योंकि इनकलाब जब भी आता है और पुराना जब ऑर्डर रिमूव होता है तो वियर एंड टीयर होती है, उसमें झगड़े फसाद और ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन सॉफ्ट रिवॉल्यूशंस जो होते हैं उसमें वियर एंड टीयर के चांसेस कम होते हैं। मालदीव सॉफ्ट रिवॉल्यूशन से गुजरा है, टोटल अपसाइड डाउन सिस्टम चेंज हो गया। वहां पे मुइज ने चेंज कर दिया वहां पर सिस्टम और सॉफ्ट तरीके से सिस्टम चेंज किया है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो ये वैसे ही जीत गया था, पहले ही जीत गया था गुज़िश्ता साल, लेकिन आज वहां पर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे और ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पावर पे ग्रिप किसी भी प्रेसिडेंट की तब तक नहीं हो सकती जब तक पार्लियामेंट के अंदर लॉ मेकिंग के लिए, कानून साजी के लिए उसके पास रिक्वायर्ड नंबर्स ना हो, रिक्वायर्ड मेजॉरिटी ना हो। अब पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शंस जब हो रहे थे, आज हो रहे थे, तो उससे पहले मुइज के पीछे प्रो इंडिया जो पार्टीज हैं, और उसको बाय द वे मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि कहीं ना कहीं पे डोरें इंडिया से भी हिल रही होंगी, ये जो सारे प्रोपेगेंडा चल रहे थे इनके खिलाफ, क्योंकि इंडिया का मीडिया तो बहुत ज्यादा ये चीजें छाप रहा था ना। ऐसी ही कुछ चीजें इनके विरोधी भी वहां पर छाप रहे थे। कभी इनके खिलाफ कोई झूठे मूठे करप्शन के केसेस, इनकी जो एक रिलीजियस इमेज है उसको डैमेज करने के लिए वो निकाल रहे थे झूठे केसेस। कुछ भी नहीं था उसमें, दमखम नहीं था, लेकिन वो ऐसे सोशल मीडिया के अंदर 2-4 अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि मैं फॉलो करता रहता हूँ, वो लगे हुए थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन अकाउंट्स का, लेकिन वो लगे हुए थे, खास तौर पर इनकी पार्टी और इनके अगेंस्ट लगे हुए थे, और उनको ये लग रहा था कि शायद इससे नैरेटिव बिल्डिंग वो करने में कामयाब हो जाए। लेकिन राइट फ्रॉम डे वन आई वॉज वेरी श्योर कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के अंदर मुइज की जो पार्टी है उन्होंने ही जीतना है, क्योंकि मैं देख रहा था मालदीव के अंदर जो सोसाइटी है वो चेंज हुई है। पिछले इलेक्शंस और ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए इसमें कोई ज्यादा गैप तो नहीं है ना, इतना जल्दी सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो पर्सनली मुझे लग रहा था पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के अंदर ये जीत जाएंगे, लेकिन इंडियन मीडिया क्या सोच रहा था, इसके लिए आपको जरा पोलिंग से पहले की आपको हेडलाइंस दिखाता हूं इंडियन मीडिया की, और देखिए कि वहां पर क्या मूड था। और उनको लग रहा था कि शायद इंडिया दोबारा वहां पर रिलेवेंट बनने जा रहा है। एनडीटीवी इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट है, इन्होंने लिखा कि मालदीव इलेक्शंस टू टेस्ट प्रेसिडेंट्स एंटी इंडिया पॉलिसी एमिड टेंशंस। अब ये एंटी इंडिया पॉलिसी पहली बात तो है नहीं, अभी तक ये मिसरीड कर रहे हैं इसको, इंडियन मीडिया मिसरीड कर रहा है मुइज को। कोई एंटी इंडिया ये नहीं है, ये बंदा प्रो मालदीव है एक्चुअली। इस पे मैं वैसे 3-4 एपिसोड्स कर चुका हूं कि ये एंटी इंडिया भी नहीं है, प्रो चाइना भी नहीं है, ये प्रो मालदीव किस्म का एक लीडर वहां पर इमर्ज हुआ है। वियॉन न्यूज इंडिया का एक और बहुत बड़ा न्यूज आउटलेट, मालदीव वोट्स इन इलेक्शन की टू इट्स इंडिया चाइना रिलेशंस। इसी तरह से इंडिया के तकरीबन हर न्यूज आउटलेट ने इसी तरह खबरें लगाई कि इंडिया और चाइना का इलेक्शन हो रहा है। अगर मालदीव के अंदर मुइज जीत गया तो चाइना जीत जाएगा, और अगर मुइज हार गया तो इंडिया जीत जाएगा। इस तरह से उन्होंने खबरें लगाई। अच्छा, कुछ ने तो खैर मुइज को हारने की भी खबरें लगा दी कि वो हार जाएगा, उसके हारने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन रिजल्ट्स क्या वहां पर आए हैं, टोटल झाड़ू फिर गया, लिटरली वो क्लीन स्वीप कर दिया उसने, मुइज ने, और एक लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के अंदर हासिल कर ली हुई है। अब इस पे शोक का सा समा है न्यू दिल्ली के अंदर कि ये क्या हो गया। अब तो टोटल धपड़धूस हो गए ना। पहले तो उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ रिलेवेंट बन जाएंगे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के अंदर, कुछ जो हमारे फेवर की पार्टियां हैं वो जीत जाएंगी तो हम थोड़ा सा रिलेवेंट रहेंगे, लेकिन टोटल धपड़धूस हो गया, टोटल धपड़धूस। आप जरा ये स्लाइड देखिए, ये वहां की इस वक्त की जो पार्टी पोजीशन है, इसमें जो आपको स्काई कलर नजर आ रहा है ये बेसिकली मुइज की मेजोरिटी है पार्लियामेंट के अंदर। ये जो हालिया इलेक्शंस हुए उसके बाद पार्लियामेंट इस तरह की बन गई है, तो एक भारी भरकम किस्म की आपको मुइज की मेजोरिटी यहां पर नजर आ रही है। और न्यू दिल्ली में दुख के गाने चल रहे हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। उनकी मीडिया का मैं आपको मुइज की विक्ट्री के बाद जो रिएक्शन है वो दिखाता हूं।
एबीपी न्यूज ने लिखा, मालदीव इलेक्शंस, मुइज़ पार्टी स्कोर्स लैंडस्लाइड विक्ट्री अमिड हिज प्रो चाइना पुश। और द वीक ने लिखा, प्रेसिडेंट मुइज़ पार्टी स्वीप्स पार्लियामेंट्री इलेक्शन अकॉर्डिंग टू ईसी, पीएनसी बैग्ड 66 सीट्स। उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा हुआ है कि मालदीव्स मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम इंडिया, पार्लियामेंट्री पोल रिजल्ट ट्रेंड्स गिव मोर पावर टू प्रो चाइना प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़। अब देखें, इसमें पहले भी मैंने मशवरा दिया था डॉक्टर मुइज़ के अपोनेंट्स जो हैं साले साहब की पार्टी वालों को और नशीद साहब की पार्टी वालों को खास तौर पर, कि दुनिया बदल गई है, मालदीव्स बदल गया है, आपको भी बदलना पड़ेगा, आपको ये जो पैटर्न है सियासत का वो चेंज करना पड़ेगा। इंडिया फर्स्ट पे मैंने कहा था, साले साहब की पार्टी वालों को मैंने सजेशन दी थी कि प्लीज इसको चेंज करें। इंडिया फर्स्ट जो टर्म है अब नई जनरेशन में नहीं चलेगा, वहां पर भी यही सूरत हाल है। जनरेशन वाई, जी और जनरेशन अल्फा, इनकी तादाद उनकी पॉपुलेशन में बढ़ती चली जा रही है और ये लोग बेसिकली कोर सपोर्टर हैं मुइज़ के। जो नई जनरेशन है वो ज्यादा मुइज़ को वोट डालती है और उनको वोट डालने की वजह यही है बेसिकली उनकी जो एक रिवोल्यूशनरी किस्म की पॉलिसीज है। आप देखिए कितना बड़ा घुमाव वो बंदा लेकर आया है। यानी पहले के जरा आप पिछली हुकूमत के डिफेंस मिनिस्टर की आप ये जरा स्टेटमेंट सुनिए कि डिफेंस के हवाले से उनके क्या थिंकिंग हुआ करती थी, किस तरह के लोग वहां डिफेंस का सेक्टर चलाते थे। इनकी पिछली जो डिफेंस मिनिस्टर थी मारिया दीदी इंडिया के एक टीवी चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दे रही हैं और उन्होंने कहा कि देखें, अगर हमारे ऊपर इंडिया हमला करना चाहे, कब्जा करना चाहे तो हम क्या करेंगे, वो तो आके कब्जा कर लेंगे। आपकी कितनी बड़ी एयरफोर्स है, कितनी बड़ी नेवी है, हम क्या करेंगे फिर। इस तरह के, अब ये देखिए डिफेंस मिनिस्टर इस तरह का बयान, मतलब कभी सुना है आपने कहीं पे इस तरह का एटीट्यूड, वो भी डिफेंस मिनिस्टर, यानी कोई छोटा मोटा मंत्री नहीं, डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पर बैठा हुआ बंदा इस तरह के अगर स्टेटमेंट दे तो फिर आप समझ सकते हैं कि बेसिकली कोई डिफेंस का सिस्टम था ही नहीं मालदीव्स के अंदर। But there are some people who just want to talk of something just for the sake of saying something, saying that it's sovereignty and things like this. I mean, we know very well if the Indians really wanted to occupy Maldives, I mean, they've never had the intention, I'm sure. But if they do, I don't know how we can stop it. You see, your Air Force, your Navy, your infantry, I mean, there's nothing we can do. But the way they talk of this is just being practical, but if they really wanted it, they can do it. I don't know what's happened over the last, अब ये देखिए अब आप दूसरी तरफ देखिए मुइज़ की पॉलिसीज। मुइज़ ने क्या किया है, इंडिया की मिलिट्री को निकाला वहां से, बेस उनका बंद कराया, अपनी एयरफोर्स बनाई है, अपनी एयरफोर्स उसने क्रिएट की, एस्टैब्लिश, फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ मालदीव्स वो अपनी एयरफोर्स बना रहा है, सेल्फ सफिशिएंट बन रहा है। और इसको प्रो चाइना बोलते हैं ना, तो चाइना की तो एयरफोर्स को नहीं लेकर आया ये यहाँ पे, ये तो अपनी बना रहा है एयरफोर्स के, मैं तो मालदीव्स की एयरफोर्स बनाऊंगा, और ड्रोन्स ले रहा है वो टर्की से। इसी तरह से मुख्तलिफ मुल्कों से डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स करते रहेंगे। ओवर द ईयर्स एयरफोर्स ग्रो होती चली जाएगी मालदीव्स की, इसको टाइम लगेगा थोड़ा, ये ग्रो होती चली जाएगी, लेकिन कम से कम शुरुआत तो की इसने, बिगिनिंग तो की। तो नौजवान जो तबका है वहां का, वो मारिया दीदी और पिछली जो गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसीज को वेलकम करेगा, या ये जो एक नेशनलिस्ट किस्म की पॉलिसीज हैं कि हमारी अपनी एयरफोर्स हो, इसको वेलकम करेगा। दूसरी तरफ आप देखिए फूड, मैंने उस दिन भी इस पे एपिसोड किया था, 90% ये बाहर से मंगवाते हैं मालदीव वाले। मुइज़ ने आके इस बुनियादी इशू को रिजॉल्व किया है, चाइना के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 40% से ज्यादा जो फूड की प्रोडक्शन है अपने मुल्क के अंदर करने की कोशिश कर रहा है। इस पे इनके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया अपोजिशन की जानिब से, हालांकि इस पे अवार्ड मिलना चाहिए था मुइज़ को, इतना जबरदस्त काम कर रहा है कि आगे की सोच रख रहा है कि अगर रेड सी की तरह इंडियन ओशन कल को ब्लॉक हो जाता है तो खाना कहां से आएगा मालदीव्स का। भाई रेड सी ब्लॉक है ना, होती नहीं आने दे रहे वहां पर शिप्स को। इसी तरह फर्ज करें इंडिया और चाइना की, या अमेरिका ब्लॉक कर दे, कोई भी पावर यहां पर ब्लॉक कर देती है, फर्ज करें इंडियन ओशन, तो मालदीव्स की जो इंपोर्ट खाने की हो रही होती है, 90% खाना इंपोर्ट करते हैं, फूड इंपोर्ट करते हैं, वो कहां से आएगा फिर। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए फूड के मैदान में ये बंदा सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश कर रहा है। ये वो पॉलिसीज हैं बेसिकली जो कि नौजवानों को अट्रैक्ट कर रही हैं वहां पर, और ये वो पॉलिसीज हैं जो कि मुइज़ को एक रिवोल्यूशनरी लीडर वहां पर बना रही हैं। और इसका फिर आपको प्रूफ जो है लोगों के वोट की शक्ल में नजर आ रहा है।
मालदीव के लोगों का जो पॉलिटिकल विजडम है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, मतलब एक अच्छे लेवल का है। ज़्यादा वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, उनके यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो हाई है, लोग सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं और कनेक्ट रहते हैं दुनिया के साथ कि क्या हो रहा है दुनिया में, तो उनको समझ में बेसिकली आ रहा होता है कि व्हाट मुइज़ इज ट्राइंग टू डू हियर। अच्छा, नाउ आखिर में इस पे बात करते हैं कि व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडिया। उनके पास अब क्या ऑप्शन है? डरा धमका के देख लिया, सारा कुछ करके देख लिया, दाल तो नहीं गली ना। उल्टा मुइज़ मजीद पावरफुल आपको होता हुआ नजर आया है। इंडिया ने उनके साथ पंगा लिया, बिला वजह में पंगा लिया। मुइज़ ने पंगा नहीं लिया इंडिया के साथ, मुइज़ सिर्फ अपने मुल्क की सॉवरेनिटी को नजर में रखते हुए पॉलिसीज बना रहा है। लेकिन इंडिया ने तो पंगा लेने की कोशिश की ना, वो बायकॉट मालदीव कैंपेन और ये सारा कुछ उन्होंने चलाने की कोशिश की, जिसका कोई खास फर्क पड़ा नहीं। वैसे आप देखिए, जब से इंडिया ने बायकॉट मालदीव कैंपेन स्टार्ट की है तो यहाँ मालदीव का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है मजीद फैलती चली जा रही है और इंडिया खुद तीसरे से छठे नंबर पे आ गया। लेकिन मालदीव के अंदर जो टूरिस्ट आ रहे हैं वह रिकॉर्ड क्वांटिटी में आ रहे हैं। चाइना, रशिया और यूरोपियन जो टूरिस्ट हैं वो पहले से कहीं ज्यादा मालदीव के अंदर आना शुरू हो गए। तो व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडिया नाउ? अब क्या आगे क्या है? इंडिया जो है उसके लिए क्या ऑप्शन है, क्या सोल्यूशन है? यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, आप इनके साथ इक्वलिटी की बुनियाद पे अपनी पॉलिसीज रखें, इक्वलिटी की बुनियाद पे इनको ट्रीट करें। स्टिल मैं समझता हूं कि आप बहुत कुछ इनको दे सकते हैं, इंडिया बहुत कुछ मालदीव को दे सकता है, मालदीव इंडिया को बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन इक्वलिटी की बुनियाद पे। ये बड़े मुल्क छोटे मुल्क वाला नहीं कि हम जो बोलेंगे बस ये वही करें, इन्होंने वही करना है, ये वाली पॉलिसीज अब नहीं चलेंगी। वहाँ सिस्टम बदल गया है, वहाँ की सोसाइटी बदल गई है, लोगों का माइंडसेट बदल गया है और नई जनरेशन का जो मूड है वो इस तरह का नहीं है कि आप जो बोलें वहाँ पर वही होना चाहिए, इस तरह नहीं है नई जनरेशन वहाँ की। लिहाजा इंडिया को मालदीव के अंदर इक्वलिटी की बुनियाद पे दोबारा से पॉलिसीज डिजाइन करनी पड़ेंगी। इसको स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग कहते हैं। आपने स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग यहां पर करनी है और कन्फ्लिक्ट की बजाय पे कोऑपरेट करने वाली जो स्ट्रेटेजी है वो अडॉप्ट करें, मालदीव के साथ कोऑपरेट करें और वहां के लोगों की ख्वाहिशात के खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज उनके ऊपर इंप्लीमेंट करने की आगे से कोशिश ना करें।